नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। एक्शन पैक्ड खबरों के धुआंधार बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं तेवर, एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर अभी यानी आपके शहर की हर वो बड़ी खबर जिसे जानना जरूरी है अगले 1 घंटे में आपको मिलेगी अभी। इस वक्त पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। पूरा हिंदू समुदाय मां दुर्गा की आराधना में लगा हुआ है। ऐसे वक्त में देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात और बवाल की अलग अलग तस्वीरें, तनाव की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ बवाल यूपी और देश के कई दूसरे हिस्सों से होते हुए बिहार तक पहुंच गया है। बिहार के हाजीपुर में पोस्टर लगाने पर भारी विवाद हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भी आई लव मोहम्मद पोस्टर के बाद पथराव हुआ। अब पुलिस एक्शन चल रहा है, तो देहरादून में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टर के बाद लोग भड़क गए हैं। बात उत्तराखंड की, जहां राजधानी देहरादून में माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई। यहां सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक कमेंट के बाद भीड़ भड़क गई। भीड़ ने पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया। पटेल नगर इलाके में सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पुलिस ने पथराव कर रही भीड़ को तितर बितर किया। देहरादून पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाने वाले को हिरासत में भी ले लिया है। आपत्तिजनक पोस्ट को पुलिस ने हटवा भी दिया है, लेकिन इस पोस्ट के बाद क्या हाल जमीन पर हुआ ये आप देखिए। भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई, पथराव शुरू हुआ। पुलिस ने मोर्चा संभाला और जैसे तैसे बल का प्रयोग करके समझा बुझाकर इस भीड़ को तितर बितर किया गया। ठीक इसी तरह से आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर बिहार के हाजीपुर में बवाल हुआ। हाजीपुर में सैकड़ों घरों की दीवारों और बिजली के खंभों तक पर पोस्टर लगाने के बाद लोग भड़क गए। पोस्टर लगाने वाले की पिटाई भी हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में लिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टर लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जड़वा जो टाउन थाना अंतर्गत जगह है, वहाँ पे एक जगह कुछ पोस्टर लगाया गया, विवादित पोस्टर। तो उसका सत्यापन किया गया। पोस्टर का सत्यापन हुआ और पोस्टर का जो लेखनी है उसको देखा गया है। उस लेखनी के अनुसार जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें हुई है, जिसको डिटेन किया गया है। किस मकसद से ये लगाया गया है वो भी हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो मामला आया है उसमें कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की बात आ रही थी कि समाज में जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया। तो हम लोग जो है इसमें कठोर कार्रवाई अभी करेंगे। और अब आपको बता दें कि अहिल्यानगर में पोस्टर पर एक्शन अब लिया जा रहा है। रंगोली बनाने वाले को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भी आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हुआ। लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया, पुलिस पर हमला किया। अहिल्यानगर के मालीवाड़ा इलाके में नवरात्र के दौरान दुर्गा माता दौड़ का आयोजन किया गया था। इसको लेकर सड़क पर रंगोली बनाई गई थी। एक रंगोली में किसी शरारती ने पैगंबर साहब का नाम लिख दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसे अपना अपमान समझा और सड़कों पर उतर आए। तोपखाना कोतवाली के सामने लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हंगामा करने वाले 30 लोगों को हिरासत में ले लिया है। शिकायत पर एक्शन में आई पुलिस ने FIR दर्ज कर एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो चाहे अहिल्यानगर हो, देहरादून हो या वैशाली, स्क्रिप्ट बिल्कुल एक जैसी है, साजिश बिल्कुल एक जैसी है। सड़कों पर उतरकर भीड़ ने जमकर उपद्रव किया। पुलिस को इस भीड़ को हटाने के लिए, इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग भी करना पड़ा, क्योंकि अहिल्यानगर में पुलिस को भी निशाना बनाया गया। पुलिस पर भी पथराव किया गया, उन पर भी हमला किया गया। इसके बाद जब पुलिस ने मोर्चा संभाला तो लाठियां भाजी गई और लोगों को हटाने का काम किया गया। अहिल्यानगर की घटना को बहुत गौर से देखिए, समझिए। रंगोली बनाने वाले में से किसी एक बदमाश ने, किसी एक व्यक्ति ने तो रंगोली बनाई नहीं होगी। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग इस आयोजन में जुड़े हुए थे, लेकिन उनमें से किसी एक व्यक्ति के इस बदमाशी ने कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। उस पर पुलिस कार्रवाई करती, उसके ऊपर कोई कानूनी एक्शन होता, उससे पहले ही दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए और भड़के ऐसे कि पूरे सड़क पर तनाव पैदा कर दिया। पुलिस वालों पर हमला कर दिया।
बर्दाश्त नाम का जो शब्द है इनकी डिक्शनरी से बाहर है। साकेत राय हमारे सहयोगी अहिल्या नगर से ही इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। साकेत, पहले तो ये बताएं कि जिस व्यक्ति ने रंगोली बनाई क्या उसे गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई? लेकिन केवल एक व्यक्ति के कुछ रंगोली में लिख देने भर से एक समुदाय इतना आक्रोशित हो गया कि सड़क पर तनाव ही तनाव, पुलिस पर भी वार। ये तो नाइंसाफी है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में पुलिस ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि जिसने ये रंगोली बनाई उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई की गई है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उसे कोर्ट में पेश भी कर दिया गया था। लेकिन लगातार मुस्लिम समुदाय और जिस तरह से इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो आई लव मोहम्मद लिखने के बाद काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गया और उसके बाद वो लोग सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये कैंपेन चलाया गया अहिल्या नगर में कि इस तरह की घटना हुई है, इसको लेकर हमें एकजुट होना है। और उसके बाद ही ये पूरी की पूरी भीड़ और मॉब एक जगह इकट्ठा हुई। अब जब इस तरह की भीड़ इकट्ठा होती है तो अमूमन आप देखिए कि इस पैटर्न को अगर आप देखें तो चाहे वो बरेली हो, कानपुर हो, सभी जगह इसी पैटर्न का उपयोग किया जाता है कि उसमें एक अराजक तत्व होता है जो कहीं पुलिस या किसी आम व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करता है और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है वो अराजक बन जाता है। और ऐसा ही अहिल्या नगर में भी हुआ। जिस तरह से ये पूरा मॉब और जिस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी, उन्होंने एक रिक्शा को रोकने की कोशिश की और पुलिस के ऊपर बिना जाने पहचाने कुछ लोगों ने मास्क लगा रखे थे, उन्होंने पथराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया। पुलिस ने बल का प्रयोग किया और पूरी भीड़ को तितर बितर कर दिया। अब लगातार जो एक पक्ष है उनकी तरफ से मतलब ये भी कमाल है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए जाए, बैनर लहरा दिए जाए तो ठीक, लेकिन रंगोली में आई लव मोहम्मद लिख दिया तो गलत। खैर, बहुत शुक्रिया आपका साकित पूरी जानकारी के लिए। और अब बात कानपुर की, जहां मौलाना ने भड़काया तो बरेली में दूसरे मौलाना पर योगी की पुलिस का शिकंजा तेजी से कसा जा रहा है। बरेली हिंसा में पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। सोमवार को पुलिस ने हिंसा के 28 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में मौलाना तौकीर रजा की शागिर्द और शुक्रवार को हुई हिंसा के दूसरे मास्टरमाइंड नदीम समेत कुल 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही एक और मुख्य आरोपी जफरुद्दीन को भी पकड़ा गया है। उसके पास से घटना के दौरान इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया गया है। मौलाना तौकीर रजा के बाद अब उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बरेली नगर निगम ने तौकीर रजा के करीबियों के कुल 3 होटल सीज कर दिए हैं। तौकीर के करीबी के मार्केट को भी सील किया गया है। खुद तौकीर रजा के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के दफ्तर को भी सील किया जा चुका है। बरेली नगर निगम अवैध कब्जा पर बनाई गई दुकान और होटल पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है, तो बरेली में आज भी इंटरनेट सर्विसेज को ठप रखा गया है। बरेली हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने अभी तक दंगे के 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दंगों के दूसरे सबसे बड़े मास्टरमाइंड नदीम को शाहजहांपुर से अरेस्ट किया। नदीम तौकीर रजा का करीबी है, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का राज्य सचिव है। वो यूपी से फरार होने की फिराक में था। नदीम ने ही व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों से जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन के लिए जमा होने को कहा था। बरेली में दंगे के आरोपियों पर एक्शन हो रहा है तो प्रशासन अब तौकीर रजा से जुड़े लोगों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। बरेली में आज ही बुलडोजर एक्शन हो सकता है। प्रशासन ने रविवार को तौकीर रजा के करीबी से जुड़े 4 होटल्स को सीज कर दिया, तो कल सिविल लाइन इलाके में पहलवान मजार के पास 74 दुकानों को नगर निगम और बीडीए ने मिलकर सील कर दिया। तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस इस मार्केट की देखभाल करता था। तो न सिर्फ दंगाइयों की धरपकड़ की जा रही है, बल्कि जो अवैध संपत्तियां हैं जो गलत तरीके से बनाई गई, उन पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। पहलवान साहब की मजार के साथ लगी सभी दुकानों को सील कर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम प्रशासन के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जितनी भी ये शॉप्स थी अंदर उनको सील कर दिया गया है और जो मेन शटर है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे गिराया जा रहा है और इसको भी सील किया जाएगा। तो पूरी मार्केट जो ये पहलवान मजार साहब की थी, इसके अंदर करीब बताया जाता है कि 26 से 28 दुकानें थी। इन सभी दुकानों को सील कर दिया गया है। बताया गया कि तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस जो है वो यहाँ पर मैनेजर था। यहाँ से जो जितनी भी दुकानों का रेंट आता था वो उसको मिलता था और उसके बाद यहाँ पे प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है। अभी डॉक्टर नफीस जो है वो फरार है और लेकिन जो पूरी मार्केट है उसको आप देख सकते हैं कि सील कर दिया गया है। जितनी भी दुकानें थी अंदर उनको भी पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जितनी भी दुकानें अंदर हैं उनको किस तरीके से सील किया गया है। ये जो बाहर दुकानें हैं उनको सील किया जा रहा है।
और जो मार्केट का मेन शटर है उसको भी गिरा के उसको भी सील किया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स और इसके अलावा पुलिस जो है वो यहाँ पर भारी संख्या में थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये बाहर जो बिल्कुल मजाक के साथ लगती दुकान है उस जो डॉक्टर नफीस रेंट लेता था उस मार्केट को जो है वो सील कर दिया है। और देखेंगे मेन जो गेट है, मेन जो शटर है वो उसको भी यहाँ पर सील किया जा रहा है। साथ लगी दुकान को सील किया, जो मेन शटर आप देख सकते हैं उसको भी यहाँ पर अब सील किया जाएगा। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, बड़ी ही हैरानी की बात है कि बरेली में बवाल होता है तब प्रशासन को ये पता चलता है कि मार्केट में क्या अवैध है, कौन सी दुकान इलीगल है, और उसके बाद फिर कार्रवाई होनी शुरू होती है। उससे पहले प्रशासन को पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। देखिए मीनाक्षी, ऐसा नहीं है कि प्रशासन को नहीं पता होता है इन सब चीज़ों का, लेकिन इशू ये है कि जब पूरा बरेली में पूरा हिंसा हुई जिसमें आरोपियों के नाम आए, उसके बाद उन आरोपियों पर कार्रवाई करना, उनकी कमर को, जो उनकी फाइनेंशियली कमर है, वित्तीय कमर, उसको तोड़ना जो है वो प्रशासन का काम अब हो गया है। तो दरअसल अब जो है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जो है लगातार सवाल उठ रहे थे, और अब एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई जो है कहा जा रहा है कि बरेली में हो सकती है उन लोगों की संपत्ति पर, उन लोगों की प्रॉपर्टी पर, उन लोगों के घर या दुकानों पर जो जिनका पूरी बरेली हिंसा में नाम सामने आया, जो पकड़े गए हैं या जो फरार चल रहे हैं। तो फिलहाल जो बरेली प्रशासन है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, और लगातार पुलिस भी जो है इस पूरे मामले में आरोपियों की पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। तो वहीं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो बरेली कॉरपोरेशन है, निगम है, वो लगातार अब जो है आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए इस तरह की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। फिलहाल माना जा रहा है कि बुलडोजर की अब कार्रवाई हो सकती है। तमाम लोगों को इंतजार है। पहले दुकानों को सील किया गया था, मार्केट जो पूरी थी उसको बंद किया गया, उसके जो मेन एंट्री थी उसको बंद किया गया, ताकि एक मैसेज जो है वो क्लियर हो जाए कि मैसेज तो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि ये दंगा फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून का राज होगा। कुमार, आप बने रहे हमारे साथ। एक और खबर है जिस पर हमें आपकी प्रतिक्रिया और जानकारी की आवश्यकता है। तो अभी में अब बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर मौलाना नुमानी के भड़काऊ भाषण की करेंगे। मौलाना सज्जाद नुमानी ने कानपुर में एक भड़काऊ तकरीर दी। नुमानी ने मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की, तब्दीली के लिए उकसाया। नुमानी ने कहा, तब्दीली में देर क्यों हो रही है? तब्दीली की ख्वाहिश के बावजूद देरी हो रही है। अब तक तब्दीली का कोई मॉडल नहीं है। मौलाना सज्जाद नुमानी यही नहीं रुके, कहा कि पब्लिक बहुत दिन तक तमाशबीन नहीं बन सकती। लोग गोलियां खाते हैं लेकिन बदलाव चाहते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी ने अपनी स्पीच में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस तरफ था, वो क्या कहना चाहते थे, ये आप खुद सुनिए। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। तब्दीली चाहिए। इस वक्त सूरत हाल क्या है पूरे आलम की और हमारे मुल्क की, महसूस ये होता है कि इस तरफ तवज्जो जैसी होनी चाहिए उसमें बहुत कमी है। में एक तब्दीली की लहर है और पूरी दुनिया की ज़मीनी सूरत हाल से बराह रास्त वाकिफ न होना इसकी वजह है। मौलाना सज्जाद नुमानी ने मुसलमानों को दरअसल ललकारने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुसलमानों में डर और खौफ का आलम है। मौलाना ने कहा कि मुसलमान बीजेपी और आरएसएस से डरे हुए हैं और दानिशवरों की जिम्मेदारियां दो हैं, हिकमत के साथ दावत देना और हिम्मत के साथ मुकाबला करना। हम न हिकमत के साथ दावत देने के लिए तैयार, न हिम्मत के साथ मुकाबला करने को तैयार। अजब तरह का खौफ, अजब तरह के डर और मायूसी
अजब तरह की एहसास कमतरी है, दीमक की तरह हमें खा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह की ज़ात पर जैसा यकीन होना चाहिए, अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह की कुदरत पर, वैसा यकीन हमारे दिलों में शायद नहीं है। हम आरएसएस से डरते हैं, हम बीजेपी से डरते हैं, हम गुजरात की पार्टी से डरते हैं। हर मुसलमान और खास तौर पर उलमा, उनको एक तरबियत की जरूरत है। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यूपी एटीएफ ने एक बड़े आतंकी के मंसूबे को नाकाम करते हुए 4 कट्टरपंथियों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी अकरम सफील, मोहम्मद तौहीद और कासिम पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में थे और मुजाहिदीन आर्मी नामक संगठन बनाकर देश में लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर कर शरिया कानून लागू करने की साजिश रच रहे थे। इनके निशाने पर गैर मुस्लिम संगठनों के प्रमुख थे। ये चारों ही कट्टरपंथी धर्मगुरुओं के टारगेट किलिंग के लिए मुजाहिदीन आर्मी नाम से एक संगठन बनाकर उससे युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे थे। ये आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसात्मक जिहाद का प्रचार कर रहे थे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों को ऑडियो चैट्स और वीडियो भेजकर उकसा रहे थे। चारों संदिग्धों से शुरुआती पूछताछ में आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए फंड जमा करने का भी खुलासा हुआ है। अभी में अब खबर चैतन्यानंद सरस्वती की। जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी बाबा के मोबाइल से कई बड़े खुलासे हुए हैं। चैतन्यानंद के मोबाइल फोन में एयर होस्टेस के साथ उसकी फोटो बरामद हुई है। मोबाइल से दूसरे लड़कियों के चैट्स भी मिले हैं जिसमें बाबा उनको झांसा देकर बरगलाने की कोशिश कर रहा है। चैतन्यानंद सरस्वती पूछताछ के दौरान लगातार झूठ बोल रहा है। बाबा ने जो किया उस पर उसे किसी तरह का कोई पछतावा नहीं। कई लड़कियों के मोबाइल जीपी के स्क्रीनशॉट्स बाबा ने अपने मोबाइल फोन में रखे हुए थे और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितनी लड़कियों को इसने परेशान किया है, कितनी लड़कियों को झांसा देकर उसके साथ गलत किया है। चैतन्यानंद जो कई दिनों से फरार था, कई महीनों से फरार था, वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और अब पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस बाबा की 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर उससे आमना सामना करवा रही है। दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब गोलमोल तरीके से दिया जा रहा है। सख्ती से पूछताछ और सबूतों को दिखाने पर ही बाबा दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब देता है। पूछताछ में बाबा के फर्जीवाड़े का लगातार खुलासा हो रहा है। 40 दिन तक फरार रहने के दौरान बाबा ने 13 होटल बदले और पकड़े जाने के डर से बाबा मथुरा वृंदावन में साधुओं के भेष में छिपने की कोशिश करने लगा। तो यौन शोषण के मामले में चैतन्यानंद सरस्वती पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। पुलिस पूछताछ कर रही है। उसकी 2 महिला सहयोगियों से आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो रही है। जब पुलिस सबूत सामने रखती है फिर पूछती है तब तो बाबा जवाब देता है, वरना बाबा हर सवाल का जवाब गोलमोल तरीके से देने की कोशिश करता है। अब दिल्ली पुलिस की जांच में कथित डर्टी बाबा चैतन्यानंद के कई राज सामने आए हैं। चैतन्यानंद ने फरारी के दौरान सस्ते होटल्स में डेरा डाला जिनकी खासियत थी कि वहां सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं थे। होटल की बुकिंग का काम उसके चेले और करीबी सहयोगी करते थे ताकि उसका नाम ना आए। पुलिस आरोपी को उन जगहों पर ही लेकर पहुंची जहां आरोपी छात्राओं को अपनी महंगी कारों में लेकर जाता था। पुलिस की कोशिश है कि इस मामले में चैतन्यानंद के खिलाफ पुख्ता सबूत तैयार किए जाएं कि स्ट्रॉन्ग केस चैतन्यानंद के खिलाफ बनाया जाए। बाबा शर्मिंदगी है, अपने किए पे पछतावा है। बाबा पछतावा, बाबा बोल लो, बाद में नहीं मिलेगा मौका। बाबा बाबा कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? बाबा क्या आप तैयार हैं? आपका वर्जन क्या है? टेस्ट के लिए तैयार है। 16 लड़कियों ने आप पे आरोप लगाए हैं।
तो चैतन्यानंद से लगातार रिपोर्टर पूछते रहे, हमारे सहयोगी ने भी पूछने की कोशिश की कि अपने किए पर पछतावा है कि नहीं। तो चैतन्यानंद ये जरूर कह रहा है कि मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन सवाल यह है कि अगर उसने कुछ नहीं किया था तो 2 महीने तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम क्यों किया, क्यों नाम बदलकर, भेष बदलकर अलग अलग होटल्स में रहता रहा, मथुरा वृंदावन में साधुओं के बीच में रहने की कोशिश क्यों की। फिलहाल पुलिस सबूतों के आधार पर ये जांच कर रही है, पूछताछ की जा रही है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चैतन्यानंद के और सहयोगी कितने हैं। आखिर चैतन्यानंद इतने दिनों तक पुलिस से छिपता रहा तो किन किन लोगों ने चैतन्यानंद की मदद की है, कितनी लड़कियां हैं जो इसका शिकार बनी।